नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रहेगा 12 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक का। ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर हर रविवार को अपलोड किया जाता है। तो इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारी करंट अफेयर वार्षिकी ई बुक है, ये आ चुकी है। इसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तो आप सभी लोग जो है वो इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए जो है उसका प्राइस जो है बहुत कम यानी 99 रुपए रखा गया है। इसके बाद क्या है 129 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस ई बुक जो वार्षिकी है इसे आप करंट अफेयर मेंबरशिप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो करंट अफेयर मेंबरशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करंट अफेयर मेंबरशिप जो है वो ऐप पर अवेलेबल है। तो द बेस्ट ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर केवल वार्षिकी लेना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप केवल वार्षिकी भी ले सकते हैं। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न रहेगा, किस राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इनके द्वारा 22 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई। इसके लिए जो है आदर्श वाक्य आत्म दीपो भव संवाद सामर्थ्य समृद्धि पर आधारित एक लोगो भी लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जो है वो वर्ष 2030 तक राज्य में 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के लिए 100% उत्तीर्ण दर हासिल करना। मतलब ये है कि जो 10वीं कक्षा है और 12वीं कक्षा है उसका रिजल्ट जो है वो 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना का। ठीक है, यानी इस मिशन का। तो बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की। राजधानी भोपाल में है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री तो है ही मोहन यादव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न रहेगा जो काफी इंपोर्टेंट है, आप इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन डी, पीयूष गोयल जी द्वारा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्हीं के द्वारा 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसका जो मुख्यालय है बोर्ड का, ये निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, और इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में पल्ले गंगा रेड्डी को नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है यह देश में हल्दी उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद करेगा और हल्दी उत्पादकों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। तो हल्दी जो है भाई, इसे हम लोग गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं और इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में उगाया जाता है। ठीक है, तो इस बोर्ड की स्थापना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो ये बना है भाई उड़ीसा, यानी ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। तो 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया गया और ऐसा करने वाला यह जो है वो 34वां राज्य बन गया। भाई जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये क्या है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जान लेते हैं। शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को और इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। इसमें क्या होता है आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्येक परिवार होता है उसके लिए आयुष्मान जो एक कार्ड बनाया गया है, ठीक है, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो वार्षिक है वो इलाज फ्री होता है। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। लक्ष्य क्या है भाई? हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य तक पहुंच। ठीक है,
कुल मिला के बात यह है, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत और तालिबान के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई दुबई में। कहां पर भाई? दुबई में। ठीक है, तो भारत और दुबई में भारत और तालिबान के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता हाल ही में आयोजित हुई है। इसमें जो है भारत की ओर से विदेश सचिव है हमारे विक्रम मिस्री, और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी ने भाग लिया। ठीक है, इस वार्ता में। अब क्या है कि भाई तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत और अफगानिस्तान की ये पहली वार्ता थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने भाग लिया भारत की ओर से? विक्रम मिस्री ने, और अफगानिस्तान की ओर से कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, इनने भाग लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अफगानिस्तान की। राजधानी काबुल में है, मुद्रा है अफगानी रुपया, और प्रधानमंत्री है यहाँ पर मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद, और आधिकारिक भाषा की बात करें तो यह है पश्तो और फारसी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए सही होगा, नीरज चोपड़ा। तो ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका ने भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में नामित किया है। वहीं जो ग्रेनेडा के हैं एंडरसन पीटर्स, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। यानी जो नीरज चोपड़ा है वो इस पत्रिका में पहले स्थान पर रहे हैं, और एंडरसन पीटर्स जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं यह 6वें स्थान पर रहे हैं। इन्होंने पेरिस जो ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। वहीं हमारे जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने क्या? रजत पदक जीता था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, और पेरिस जो ओलंपिक अभी हुआ था इसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 को समर्पित किस नाम से एफएम चैनल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, कुंभ वाणी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के द्वारा 10 जनवरी 2025 को महाकुंभ 2025 का प्रचार और प्रसार करने के लिए कुंभवाणी नामक जो है वो एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। इस चैनल को 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है, और इस पर क्या है, ये चैनल जो है वो 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक कार्यक्रम प्रसारित होंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो जिस पर आप सुन सकते हैं, और कुंभ के बारे में इस पे प्रसारण किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 8वें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है भाई ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जी। तो केंद्रीय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में, कहां पर भाई? नई दिल्ली में 9 जनवरी 2025 को 8वें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी एनपीओपी 2025 का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई? जैविक कृषि के लिए मानक स्थापित करना, जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। एनपीओपी की शुरुआत जो है वो वर्ष 2001 में हुई थी, और यह जो है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसी दौरान क्या है, पीयूष गोयल जी ने जैविक संवर्धन पोर्टल और टेस्नेस 2.0 का भी अनावरण किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, लिथियम भंडार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हाल ही में कौन सा बना है? ऑप्शन डी सही होगा, ये चाइना बन गया है। ठीक है, तो चिली के बाद, यानी चिली जो है वो लिथियम भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, और इसके बाद चीन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। हाल ही में क्या है, चीन के तिब्बत में, कहां पर भाई? चीन के तिब्बत में लिथियम के भंडार की खोज हुई है, जिसके बाद ही है चीन इसके पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो गया है। तो चीन के पास जो है दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 16.5% हिस्सा है। ठीक है, तो जो लिथियम है भाई इसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग याद रखें
और लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। बात कर लेते हैं चीन की, तो राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अमिताभ कांत। तो G20 समिट के शेरपा रहे अमिताभ कांत द्वारा अभी हाल ही में हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो पुस्तक का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, G20 से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है मेगा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इसे किया गया भाई राजीव रंजन सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। इन्हीं के द्वारा 13 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में मेगा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों को बढ़ावा देना। सम्मेलन का विषय क्या रहा भाई? तो सम्मेलन का जो विषय है वो उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव। इसी सम्मेलन के दौरान मंत्री जी ने यानी राजीव रंजन सिंह जी ने 545 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है मिशन मौसम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। ठीक है, तो इसी दौरान मोदी जी द्वारा मौसम लचीलापन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इस इंडेक्स में 123वें स्थान पर रहा है। साथियों, अगर वीडियो जरा सा भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो कृपया करके इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है। तो देख लेते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न, ये जो इंडेक्स है वो नेचर एजिंग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा? ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025। इसमें भारत जो है वो 143 देशों की सूची में 123वें स्थान पर रहा है और वहीं शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया? इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है इसका उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी को, कब भाई? 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो आकार है वो जेड की तरह है। ठीक है, तो इसीलिए इसे जेड मोड सुरंग का नाम यानी टनल का नाम दिया गया है। तो यह जो सुरंग है वो समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, जिसकी लंबाई जो है वो 6.5 किलोमीटर है, यानी 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह सुरंग जो है वो श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 430 किलोमीटर लंबा है। कौन सा भाई रोड? श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, ये 430 किलोमीटर लंबा है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। राजधानी है श्रीनगर, जो कि यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू ये एक शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है वर्ष 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन यानी CSPOC की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी की जाएगी भारत द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत द्वारा वर्ष 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इसकी जो घोषणा है वो लोकसभा अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला, इनके द्वारा की गई है। तो भारत जो है वो चौथी बार इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 1970, 71, 1986 और 2010 में इस सम्मेलन की मेजबानी की थी।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है आईसीसी द्वारा दिसंबर 2024 माह के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इन्हीं को अभी आईसीसी द्वारा दिसंबर 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं एनाबेल सदरलैंड, इनको अभी आईसीसी द्वारा दिसंबर 2024 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आईसीसी की। स्थापना होती है 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष अभी इसके वर्तमान में है जय शाह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किसके द्वारा हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण जो है वो पोखरण की फील्ड रेंज में किया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डीआरडीओ की। स्थापना इसकी होती है 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कौमत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस देश ने तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भाई सिंगापुर ने इन्हें सम्मानित किया है, ऑप्शन ए सही होगा। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम, इन्हीं के द्वारा अभी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है भाई, तो तरुण दास जो हैं इन्हें ये पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति थर्मन द्वारा प्रदान किया गया। दरअसल क्या है कि जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम, ये जो 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो इसी दौरान इन्होंने नई दिल्ली में तरुण दास को ये सम्मान प्रदान किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तरुण दास जो हैं वो इस पुरस्कार को पाने वाले रतन टाटा के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं, यानी दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो पहले भारतीय कौन थे भाई? रतन टाटा जी। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिए। और दूसरे कौन बन गए? तरुण दास। ठीक है, तो जो तरुण दास हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी है भाई सिंगापुर सिटी और मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति की तो बात शुरू से ही हो रही है, तो ये है थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस बोंग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? ऑप्शन डी सही होगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो, यह भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सहमति दे दी है, तो यही अब मुख्य अतिथि होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर वह 25 से 26 जनवरी 2025 के दौरान भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तभी ये 26 जनवरी को जो है मुख्य अतिथि बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा चौथी बार है जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई इंडोनेशिया की। राजधानी जकार्ता में है, मुद्रा रुपया है और राष्ट्रपति की तो बात हो ही रही है, यह है प्रबोवो सुबियांटो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत रणभूमि दर्शन ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह भी प्रश्न जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। अब क्या होगा भाई, जो 1962, 1971 और 1999 के जो कारगिल संघर्ष के स्थान हैं और इसके बाद सियाचिन बेस कैंप और गलवान संघर्ष स्थल, यह जो है स्थान ये सभी पर्यटकों के लिए यानी पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए उनके लिए अब उपलब्ध होंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जो पर्यटक लोग हैं वो इन स्थानों पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती और ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए भाई ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऐप का जो नाम है वो आप ध्यान रखिएगा, भारत रणभूमि दर्शन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये महाकुंभ से संबंधित प्रश्न है।
ठीक है। तो लॉन्च किया गया है इस अभियान को भाई, वन प्लेट वन बैग, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में प्लास्टिक बैग बट डिस्पोजेबल वस्तुओं की जगह दूसरी वस्तुओं के उपयोग के लिए वन प्लेट वन बैग यानी एक थाली एक थैला नामक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है भाई, कपड़े के थैले, स्टील की प्लेट और गिलासों का वितरण किया जा रहा है महाकुंभ में, ठीक है। तो इस अभियान की शुरुआत जो है वो आरएसएस के सह कार्यवाह हैं कृष्ण गोपाल, इन्हीं के द्वारा ओल्ड जीटी रोड सेक्टर 18 में की गई है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, नई दिल्ली में किसके द्वारा भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च होंगे, ठीक है। और इसका जो आयोजन है वो 17 से 22 जनवरी 2025 के दौरान होगा और विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बना है भाई भारत, ठीक है। तो भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने की क्षमता विकसित करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। यानी भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन इस जो क्षमता है इसे विकसित कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत ने स्पोडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉक किया। यानी उन दोनों जो उपग्रह हैं चेजर और टारगेट, इन्हें अंतरिक्ष में जोड़ दिया आपस में, ठीक है। दोनों सैटेलाइट घूम रहे थे और इन्हें आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो यही इसी के लिए डॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यह कार्य जो है वो इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम द्वारा पूरा हुआ है। इसी के बाद जो भारत है वो चौथा देश बन गया है, ठीक है, डॉकिंग करने वाला। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसरो की, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी होती है 15 अगस्त 1969 को। किसके द्वारा की गई थी? तो ये विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं डॉक्टर बी नारायणन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आपातकाल यानी 1975-77 के दौरान जो आपातकाल लगा था, ठीक है, तो आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही होगा, उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार द्वारा आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपए, कितना भाई, 20,000 रुपए मासिक पेंशन व चिकित्सा व्यय प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके लिए क्या होगा, जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित व्यक्ति हैं वो पात्र होंगे, ठीक है। तो भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, यानी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है, तो उनके द्वारा 1975-77 के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर में है, राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है वो विकसित किया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, भारत ने, ठीक है। यह प्रश्न भी है, इंपोर्टेंट है काफी, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। तो भारत ने विकसित किया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में हाइड्रोजन संचालित यानी हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन जो है वो विकसित किया है। इस इंजन का जो आउटपुट है यानी जिसकी क्षमता है जो आउटपुट वो 1200 हॉर्स पावर है, ठीक है। तो इसका पहला ट्रायल जो है वो हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर होने की संभावना है। देश की पहली जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु द्वारा विकसित किया गया है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो शक्तिशाली इंजन जो है हाइड्रोजन चलने वाला वो भारत ने अब विकसित कर लिया है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। तो 16 जनवरी 2025 को
जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, इन्हीं के द्वारा जो है उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। अब जस्टिस जो कृष्णन है यानी कृष्णन विनोद चंद्रन, यह इससे पहले पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, तो उनकी नियुक्ति के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं वो 33 हो गए हैं। कितने? 33 हो गए हैं, जो कि पूर्ण संख्या से एक कम है। यानी इससे एक बात और हम लोगों को पता चलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है, वो कितनी हो सकती है भाई? 34। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए यानी 3 के लिए किसके द्वारा पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो काशी तमिल संगमम जो है इसके तीसरे चरण का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15 से 24 फरवरी 2025 के दौरान होगा। यह जो संगमम है, ठीक है, यानी सम्मेलन है, ये तमिलनाडु और काशी के बीच संबंधों का जश्न मनाने की एक पहल है। ओके, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ईरा जादव हाल ही में चर्चा में रही, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भाई क्रिकेट से। अब देख लेते हैं कि ईरा जादव क्यों चर्चा में रही हैं। तो ईरा जादव जो हैं वो 14 वर्षीय हैं, ठीक है। इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। कौन भाई? ईरा जादव। तो उन्होंने मुंबई से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी में 346 रन बनाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये चर्चा में है, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत कम उम्र है इनकी, 14 वर्ष की हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या था भाई, जो ये रिकॉर्ड था वो स्मृति मंधाना के नाम था, उन्होंने 224 रन बनाए थे, यानी इन्होंने 2 शतक बनाए थे। और जो ईरा जादव हैं इन्होंने 3 शतक बनाए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ईरा जादव जो है वो महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जोरान मिलनोविक हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए सही होगा, क्रोएशिया। तो जोरान मिलनोविक जो है वो क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं, यानी पहले भी ये थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, हाल ही में चुनाव में ड्रैगन प्रिमोरेक को हराया है। तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग क्रोएशिया की। राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति अभी बनी गए हैं जोरान मिलनोविक। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है पहली बार वर्ष 1985 में मनाया गया था। थीम इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो थीम क्या है भाई? यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रेसिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप यानी नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2022 में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो की गई थी। यह दिवस पहली बार वर्ष 2022 में ही मनाया गया, ठीक है। और वर्ष 2016 में, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ओके, तो इसीलिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये था भाई इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये फील जरूर हुआ होगा, ठीक है। पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो ऐप पर अपलोड हो जाएगी। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को लाइक करके बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।